वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्योरी कंसेप्ट। आज की वीडियो में हम वर्किंग सेट मॉडल और पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी मॉडल देखेंगे। वर्किंग सेट मॉडल और पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी मॉडल थ्रैशिंग को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ होता है, जैसा कि मैंने आपको हमारे वीडियो थ्रैशिंग में बताया था। आज हम इसे डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्किंग सेट मॉडल से। वर्किंग सेट मॉडल को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको लोकेलिटी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। किसी प्रोग्राम की लोकेलिटी आपको ये बताती है कि किसी पर्टिकुलर समय में कितने नंबर ऑफ पेजेस एक्टिव हैं। लोकेलिटी मॉडल आपको ये बताता है कि जब कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है तो ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेलिटी में मूव करता है। मतलब किसी प्रोसेस को सेट ऑफ पेजेस की जो रिक्वायरमेंट होगी वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे दूसरी होगी और अदर टाइम पर दूसरी होगी। इसे अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम लिखा, इसमें एक ग्लोबल वेरिएबल हम डिफाइन कर रहे हैं इंटीजर डी। दो फंक्शन हमने क्रिएट किए टी और एच। फंक्शन टी के जो लोकल वेरिएबल हैं ए बी सी और फंक्शन एच के जो लोकल वेरिएबल हैं आई और जे। ग्लोबल वेरिएबल हम दोनों फंक्शन में यूज कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी प्रोसेस की लोकेलिटी या सेट ऑफ पेजेस डिफाइन करता है तो वो ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल और उसके इंस्ट्रक्शन जो उस पर्टिकुलर फंक्शन में यूज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लोकेलिटी डिफाइन करता है। मान लीजिए फंक्शन टी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ने 4 सेट ऑफ पेजेस डिफाइन किए, तो इस फंक्शन टी को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कितने पेजेस की रिक्वायरमेंट होगी? 4 पेजेस की रिक्वायरमेंट होगी, 1 2 3 4। जब फंक्शन एच एग्जीक्यूट होगा तो प्रोग्राम इस सेट ऑफ पेजेस से मूव होके इस फंक्शन एच के सेट ऑफ पेजेस, मान लीजिए यहाँ पर 1 5 6 इस फंक्शन एच के पेजेस है तो यहाँ पर मूव हो जाएगा। तो लोकेलिटी मॉडल आपको ये बताता है कि प्रोसेस का जब एग्जीक्यूशन चलता है तो प्रोसेस लोकेलिटी टू लोकेलिटी मूव करता है। यहाँ पर पहले 1 2 3 4 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था। जब फंक्शन टी एग्जीक्यूट हो गया तो फंक्शन एच में एग्जीक्यूट करने के लिए उसे सेट ऑफ पेजेस 1 5 6 की रिक्वायरमेंट होगी। ये दूसरा लोकेलिटी होगा इस प्रोसेस के लिए। वर्किंग सेट मॉडल इसी लोकेलिटी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। यहाँ पर हम एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं जिसे हम डेल कहते हैं। जितना नंबर ऑफ डेल होगा उतना उसका वर्किंग सेट विंडो होगा। वर्किंग सेट मतलब कितने नंबर ऑफ पेजेस एक्टिव हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर, वो उसका वर्किंग सेट होगा। मान लीजिए हमारे पास एक मेमोरी रेफरेंस है 26621 एंड सो ऑन। यदि हमने डेल की वैल्यू 5 डिफाइन करी तो सबसे पहले हम मेमोरी रेफरेंस में से सिर्फ 5 रेफरेंस ही कंसीडर करेंगे। यहाँ पर हमने 5 रेफरेंस कंसीडर कर लिए 26621। इसका वर्किंग सेट इस पर्टिकुलर टाइम T1 में क्या होगा? वर्किंग सेट मतलब कितने नंबर ऑफ पेजेस एक्टिव हैं। यहाँ पर हम देखें तो 2 टाइम्स आया है, 6 2 टाइम्स आया है और 1 एक बार आया है, तो इसका वर्किंग सेट क्या होगा? 261। मतलब 3 पेजेस हमारे एक्टिव है 261। जब इसका एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाएगा इन पेजेस का तो हमारा जो वर्किंग सेट विंडो वो आगे मूव कर जाएगा। अब हम नेक्स्ट डेल रेफरेंस कंसीडर करेंगे। यहाँ पर डेल की वैल्यू 5 है तो हम 5 नेक्स्ट रेफरेंस यूज करेंगे 77711। ये पर्टिकुलर टाइम T2 पे 5 रेफरेंस हमने कंसीडर किए। अब इसका वर्किंग सेट कितना होगा? 2 होगा क्योंकि 7 3 टाइम्स आया है, 1 2 टाइम्स आया, 7 और 1 2 पेजेस एक्टिव हैं तो वर्किंग सेट यहाँ पर 2 होगा। यदि हमें किसी प्रोसेस की टोटल वर्किंग सेट निकालना है तो हम हर वर्किंग सेट को यदि ऐड करें तो आप टोटल नंबर ऑफ वर्किंग सेट निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे सपोज हमने वर्किंग सेट T1 और वर्किंग सेट T2 को यदि ऐड किया तो आपको मिलेगा 26171। 1 यहाँ पे 2 टाइम्स अराइव होगा तो टोटल नंबर ऑफ वर्किंग सेट यहाँ पर 4 हो जाएगा। 2 6 1 और 7, 1 2 बार अकर हुआ है इसलिए हम 1 को एक ही बार कैलकुलेट करेंगे। ऐसे ही यदि हम सारे वर्किंग सेट को ऐड करें तो हमको उस प्रोसेस का टोटल वर्किंग सेट साइज मिल जाएगा जिसे हम डी में कैलकुलेट करके रखते हैं। तो डी यहाँ पर टोटल डिमांड हुआ फ्रेम्स का। यदि डी की वैल्यू अवेलेबल या एम्प्टी फ्रेम से ज़्यादा है तो इस कंडीशन में थ्रैशिंग अकर होगी। अब वर्किंग सेट मॉडल देखते हैं। वर्किंग सेट मॉडल बहुत ही आसान है।
वर्किंग सेट मॉडल को हम दो इजी स्टेप में समझ सकते हैं। पहला स्टेप है वर्किंग सेट मॉडल के अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा वर्किंग सेट ऑब्जर्व करता रहता है किसी भी प्रोसेस का, और इस प्रोसेस को इसके वर्किंग सेट के अकॉर्डिंग एम्प्टी फ्रेम्स एलोकेट कर दिए जाते हैं। जैसे यदि इस प्रोसेस का वर्किंग सेट है 3, मतलब इसे 3 फ्रेम्स की रिक्वायरमेंट है, तो हम हमारे अवेलेबल फ्रेम में से 3 फ्रेम्स इसे एलोकेट कर देंगे। यदि किसी प्रोसेस को एलोकेट करने के बाद भी फ्रेम्स बचते हैं, हमारे पास कुछ फ्रेम्स रिमेनिंग रहते हैं, तो हम किसी दूसरे प्रोसेस को इनिशिएट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 5 फ्रेम्स हैं, हमने 3 फ्रेम्स इसे एलोकेट कर दिए, अब 2 फ्रेम्स हमारे पास रिमेनिंग है, तो हम किसी दूसरे प्रोसेस को इनिशिएट कर देते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। यदि किसी प्रोसेस का जो टोटल डिमांड है फ्रेम का, दैट इज डी, वो एम्प्टी फ्रेम से ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में थ्रैशिंग अकर होगी। यदि किसी प्रोसेस की जो टोटल डिमांड है फ्रेम की वो ज़्यादा है हमारे अवेलेबल मेमोरी फ्रेम से, तो जैसे यहाँ पर 5 फ्रेम्स अवेलेबल हैं, यदि कोई प्रोसेस आता है उसके 7 फ्रेम्स की रिक्वायरमेंट है, तो हम इसे एलोकेट नहीं कर सकते। अब ऑपरेटिंग सिस्टम इस कंडीशन में किसी दूसरे प्रोसेस को सेलेक्ट करेगा सस्पेंड करने के लिए, और जो सस्पेंडेड प्रोसेस है उसके फ्रेम्स को इस प्रोसेस को एलोकेट कर देगा। जो सस्पेंडेड प्रोसेस है उसके फ्रेम्स को नोट डाउन करके रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसे बाद में रीस्टार्ट करता है। ये हमारा सेकेंड स्टेप है वर्किंग सेट मॉडल का। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी प्रोसेस को सस्पेंड करने के लिए सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्राइटेरिया ही यूज़ करता है, जैसे शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एक्सेट्रा। इन एल्गोरिदम्स के अकॉर्डिंग ही प्रोसेस को सस्पेंड करने के लिए सेलेक्ट किया जाता है। इस तरीके से हम थ्रैशिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि किसी प्रोसेस का वर्किंग सेट साइज डी यदि अवेलेबल मेमोरी फ्रेम से ज़्यादा है, उस कंडीशन में थ्रैशिंग अकर होती है। वर्किंग सेट मॉडल एक सक्सेसफुल मॉडल है। वर्किंग सेट मॉडल डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को भी हाई रखने में हेल्प करता है, लेकिन इस मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। जैसे जो वर्किंग सेट विंडो होता है वो एक मूविंग विंडो है, हर टाइम टू टाइम वर्किंग सेट विंडो मूव करता है। ड्यू टू दिस रीजन ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्किंग सेट मॉनिटर करना एक क्लमजी वर्क है। दैट्स व्हाई वी यूज अ डायरेक्ट अप्रोच टू प्रिवेंट द थ्रैशिंग। इट इज कॉल्ड अ पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी मॉडल। पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी मॉडल में हम थ्रैशिंग की प्रॉब्लम के ऊपर ही कंसंट्रेट करते हैं। हम हमारे प्रीवियस वीडियो थ्रैशिंग में देख चुके हैं कि यदि नंबर ऑफ फ्रेम्स किसी प्रोसेस को जितनी ज़रूरत है उससे कम एलोकेट किए गए हैं, तो पेज फॉल्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है। इस कंडीशन में थ्रैशिंग अकर होती है। और जब हम नंबर ऑफ एलोकेटेड फ्रेम किसी प्रोसेस के लिए इंक्रीज करते हैं, तो पेज फॉल्ट रेट उस समय डिक्रीज होता चला जाता है। इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हम पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी मॉडल में दो बाउंड यूज करते हैं। एक होता है अपर बाउंड और एक होता है लोअर बाउंड। यदि पेज फॉल्ट रेट इस अपर बाउंड से ज्यादा है, तो हम इस कंडीशन में जानते हैं कि नंबर ऑफ फ्रेम्स प्रोसेस को कम एलोकेट किए गए हैं, तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ फ्रेम प्रोसेस के लिए इंक्रीज करना है। यदि पेज फॉल्ट रेट इंक्रीज हो रहा है और नंबर ऑफ अवेलेबल फ्रेम्स हमारे पास नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास अवेलेबल फ्रेम नहीं है, तो कुछ प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम और उन्हें सस्पेंड कर देता है। और जो सस्पेंडेड प्रोसेस हैं उनके फ्रेम्स इस प्रोसेस को एलोकेट कर दी जाएंगी। सस्पेंडेड प्रोसेस को बाद में रीस्टार्ट किया जाता है। यदि प्रोसेस का पेज फॉल्ट रेट इस लोअर बाउंड से कम है, तो इसका मतलब है कि प्रोसेस को बहुत ज़्यादा फ्रेम्स एलोकेट कर दी गई हैं। इस कंडीशन में हम प्रोसेस को जो एलोकेटेड फ्रेम है उसे डिक्रीज करके किसी दूसरे प्रोसेस को नंबर ऑफ फ्रेम एलोकेट कर सकते हैं। तो इस पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी मॉडल में केवल हम अपर बाउंड और लोअर बाउंड हर प्रोसेस के लिए सेट करके उस प्रोसेस का थ्रैशिंग हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, और इस पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी मॉडल के थ्रू हम प्रोसेस से थ्रैशिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसलिए पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी मॉडल को यूज़ करना आसान है।
If you have any doubt, please leave a message in comment box. Also, don't forget to like, share and subscribe our channel Tech Theory Concept as it motivates us to create a new and knowledgeable video for you.